सो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज का डिस्कशन स्टार्ट करें। 5 सितंबर और आज है टीचर्स डे। तो टीचर्स डे वाले दिन हम जो है अपना जो एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, ये इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है जहाँ पे टीचर्स को एक बिल्डिंग ब्लॉक बताया गया है। किसका? न्यू इंडिया का। न्यू इंडिया आपको पता है हमारी गवर्नमेंट का एक प्लान है 2047 तक हमारे इंडिया को जो है डेवलप्ड कंट्री बनाना और न्यू इंडिया बनाना। तो उसमें कैसे जो है टीचर्स एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम कर सकते हैं, वो चीज़ हम आज थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक टीचर्स डे के दिन, टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है बताइए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आज जो है हैप्पी वाला बर्थडे है, इसलिए उन्हीं के बर्थडे पे हम टीचर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। और उन्हीं के एक बहुत प्यारे कोट के साथ हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। द ट्रू टीचर आर दोज हु हेल्प अस थिंक अवर सेल्फ। बहुत प्यारा कोट है और बिल्कुल रिलीवेंट कोट है कि हमारे इंडियन एजुकेशन के अंदर जो गुरु होता है उसको एक स्पेशल जो है दर्जा दिया जाता है। इसलिए नहीं कि वो हमें जो है सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं, बट इसलिए कि जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो हमारे मेंटोर्स होते हैं, वो हमें नॉलेज के अलावा कैरेक्टर बिल्डिंग, वैल्यू सिस्टम डेवलप करना और ऐसे ही हमारे जो थिंकिंग होता है उसको फॉर्म करना, इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। इसीलिए हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर, या कह लीजिए हमारे इंडियन कल्चर के अंदर, गुरु की एक स्पेशल प्लेस है, एक स्पेशल स्थान है। और इसी को हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बोला है, इट हेल्प अस थिंक फॉर अवर सेल्फ। हमें सोचना एक्चुअल में सिखाता है हमारा गुरु। तो इसी के साथ इसी कोट के साथ अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचर इन नेशन बिल्डिंग। टीचर का क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारे नेशन बिल्डिंग के अंदर, हमारे न्यू इंडिया के अंदर एक्चुअल में अगर वो देखा जाए तो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि टीचर्स की हमारे जो है एक इंडियन कल्चर के अंदर एक स्पेशल रिस्पेक्ट है और टीचर को गाइड, मेंटर और मोरल रीडर के रूप में जो है एक्चुअल में देखा जाता है। और इसीलिए हमारे यहाँ पे एक जो श्लोक कहा जाता है, आचार्य देवो भवा करके, जिसका मतलब है टीचर इज़ लाइक गॉड। कि जो हमारे मेंटोर होते हैं, टीचर होते हैं, गुरु होते हैं, उनकी तुलना जो है भगवान से की गई है। किस लिए? क्योंकि हमें वो नॉलेज तो देते ही हैं, साथ के साथ एक वैल्यू सिस्टम डेवलप करते हैं, सोचना सिखाते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं स्टूडेंट्स का। आपने भी देखा होगा जब आप स्कूल में होंगे तो हम अपने टीचर्स को कॉपी करने की कोशिश करते थे। क्यों? क्योंकि हम उन्हें जो है एक स्पेशल रेफरेंस देते थे, इक्वल टू गुरु, कि टीचर जो है कभी रॉन्ग नहीं होगा वैसे करके, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है इसी चीज़ को, कि पेरेंट्स जो होते हैं वो एक्चुअल में बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन लाइफ कौन देता है? लाइफ देता है गुरु। उसकी पर्सनैलिटी, उसका फ्यूचर, सब चीज़ जो है डिफाइन करता है कौन? उसका मेंटोर, उसका गुरु। इसीलिए टीचर को सोल ऑफ द एजुकेशन भी कहा जाता है। और बहुत ही प्यारा ये जो हमारा स्टार्टिंग हुआ है एजुकेशन सिस्टम में, इसको यूज़ कर सकते हैं आप। न्यू इंडिया का अगर कोई कॉन्सेप्ट आता है तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं, पॉपुलेशन वाले चैप्टर में आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो हमारा डिस्कशन है, इसके पॉइंट्स को आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। और एक प्यारे बच्चे ने जो है कमेंट भी करा था यूट्यूब के ऊपर कि सर इसको जो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं या जो आप अंडरस्टैंडिंग शेयर करते हैं, इसको एक्चुअल में कैसे जो है राइटिंग में कन्वर्ट करें, उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा गाइडेंस कीजिए, ठीक है, लाइट दीजिए, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम लेक्चर बनाएंगे यूट्यूब के ऊपर ही, कि आप एक्चुअल में इस पर्टिकुलर नॉलेज को कैसे जो है अपनी राइटिंग स्किल में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट, ऐसे राइटिंग हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, या फिर हमारा आर्गूमेंट राइटिंग हो गया, ठीक है। इसके ऊपर भी लेक्चर बनेगा, लेकिन थोड़ा सा हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से टाइम तक, ताकि एक बेस तैयार हो जाए हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम बेस ही तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे बेसिकली अगर जब भी एजुकेशन सिस्टम का क्रिटिसिज्म किया जाता है तो सबसे जो एक पॉइंट बोला जाता है वो क्या? रोट लर्निंग का। कि हमारे यहाँ पे स्कूलिंग सिस्टम में रोट लर्निंग पे ज़्यादा जो है फोकस किया जाता है। मार्क्स सिस्टम हो गया, लर्निंग पे नहीं, मार्क्स के ऊपर फोकस किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग पे नहीं, रूटिंग पे जो है, रटने के ऊपर जो है ध्यान दिया जाता है ताकि मार्क्स अच्छे हैं। लेकिन वही जो वर्क फोर्स है, वही जो स्टूडेंट है, जब वर्क फोर्स में कन्वर्ट होता है, देन ही रियलाइज्ड कि जो भी स्कूल में करा वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि समझ तो डेवलप ही नहीं हुई, सिर्फ मार्क्स पे फोकस कर रहा था, ठीक है। लेकिन जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये बिगेस्ट रिफॉर्म है इस रीसेंट टाइम का। क्यों रीसेंट टाइम का है? क्योंकि यहाँ पे टीचर्स को बेसिकली सेंट्रल रोल दिया गया है फ्यूचर जनरेशन को बिल्ड करने के लिए। पहले क्या होता था? पहले जैसे बताया कि मेमोराइजिंग फैक्ट, इस पे ध्यान दिया जाता था
कि मार्क्स लाने हैं, मार्क्स लाने के लिए रटना पड़ेगा, रटने के लिए जो है सिर्फ रटो रटो रटो, कुछ समझना नहीं है, ठीक है। इस पर बेसिकली फोकस किया जाता था। लेकिन जब से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसका जो फोकस है वो है ओवरऑल डेवलपमेंट, सिर्फ रूट लर्निंग नहीं, सब चीज़ों को मिला के डेवलप करना है। यहाँ पे नॉलेज के ऊपर भी ध्यान दिया, सोशल स्किल के ऊपर भी ध्यान दिया। और यहाँ पे आपको एक बार रुकना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारे स्कूलिंग सिस्टम में होता क्या है। देखो, जितना जो टॉपर होता है, क्या होता है उसका एटीट्यूड कैसा होता है, बहुत रूड टाइप का होता है, कम्युनिकेशन इसके बहुत वर्स्ट टाइप के होते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो उस टॉपर को अपने फ्रेंड्स के साथ जो है प्रॉपरली सोशल स्किल डेवलप हो पाते हैं, बिहेव करना आता है, बोलना आता है, ना ही टीचर्स के साथ, ना ही किसी अदर पर्सन के साथ, जो कि बहुत नॉर्मल केसेस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इसने रूट लर्निंग के थ्रू मार्क्स तो जो है हासिल कर लिए, लेकिन जब एक्चुअल में वो मार्केट में जाएगा, जब एक्चुअल में वो इस जॉब मार्केट में जाएगा, तो वहाँ पे सोशल स्किल काम आते हैं, ना कि आपके जो है मार्क्स वगैरह, ठीक है। तो ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये इन सब होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर स्टूडेंट्स के ध्यान दे रही है। यहाँ पे नॉलेज डेवलपमेंट हो गया, सोशल स्किल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल ग्रोथ हो गया। इस इमोशनल ग्रोथ के लैक की वजह से ही जो है हमें स्टूडेंट सुसाइड के केसेस देखने को मिलते हैं कोटा जैसी जगह पे, जहाँ पे जो है टॉप जो एलीट क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं वो आते हैं। तो ये जो इमोशनल ग्रोथ है, ये कहीं ना कहीं हमारे पहले जो एजुकेशन सिस्टम था, जिसके अंदर जो कमियां बताई जाती है रूट लर्निंग वाली, उसके अंदर इमोशनल ग्रोथ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इमोशनल ग्रोथ भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके साथ साथ फिजिकल फिटनेस और थिंकिंग एबिलिटी, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों को होलिस्टिकली स्टूडेंट के अंदर डेवलप करना न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो है एक मकसद है। इसके अंदर टीचर का क्या प्लेस है? यहाँ पे जो टीचर होगा बेसिकली वो क्या सिखाएगा? अपने कल्चर के ऊपर प्राइड करना, अपनी वैल्यूज़ के ऊपर प्राइड करना। आजकल हो क्या गया है, आजकल हो गया है जैसे कि ये न्यूज़पेपर के अंदर भी आता है और हम अपने अगल बगल में भी देख लेते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर क्या है, एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी है। होता क्या है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न जो वैल्यूज़ हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपैरेटिवली अपने इंडियन वैल्यूज़ और इंडियन कल्चर्स को। एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारे यहाँ पे जो एल्डर्स होते हैं उनको रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट देने के लिए जी लगा देते हैं या इंग्लिश में सर लगा देते हैं। लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न उसमें क्या होता है कल्चर में, वो नाम से बोलते हैं। अब इसको हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे देखने लगे हैं, इसको एज अ साइन ऑफ स्लेवरी देखने लग गए हैं सर को, जो कि एक रिस्पेक्ट का साइन था। अब वो भी जो है अपने एडल्ट्स का नाम लेने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन में, वेस्टर्न कल्चर में लिया जाता था। तो टीचर्स क्या सिखाएंगे? टीचर्स एक्चुअल में अपने कल्चर के ऊपर प्राइड करना सिखाएंगे। ये सिखाएंगे कि कैसे जो है हमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, क्रियोसिटी, क्रिएटिविटी डेवलप करनी है। क्लासरूम के अंदर अब जो है इंक्लूसिव और इक्वल ट्रीट किया जाएगा एवरीवन को, हर एक स्टूडेंट्स को, ना कि अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। जैसे वीकर सेक्शन हो गया, इनको भी इक्वली ट्रीटमेंट किया जाएगा और पहले भी इक्वली करा जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके हाथ में होगी? ये सारी चीज़ें होंगी हमारे टीचर के हाथ में, ठीक है। अब यहाँ पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रमोट कर रही है। कैसे? आपने पढ़ा होगा जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, तो यहाँ पे ये जो है सब्जेक्ट मैटर जो होते हैं, क्योंकि पहले तो रूट लर्निंग चल रही थी, इससे सब्जेक्ट पे ध्यान दिया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज पे कम, जो वोकेशनल ट्रेनिंग है उस पर कम, सोशल स्किल है उस पर कम ध्यान दिया जाता है। लेकिन ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी सब चीज़ों पे इक्वली ध्यान देगी। सब्जेक्ट्स हो गया, लैंग्वेज हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, हर एक चीज़ को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ताकि जो हमारा स्टूडेंट है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो और फाइनली जब वो जॉब मार्केट में आए तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि अभी होती है। एक्चुअल में ये सुसाइड के रेट क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने जो बेसिक स्किल थे वो हमारा एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम का काम सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड कराना नहीं है। एजुकेशन में टीचर्स हो गए, टीचर का काम क्या होता है? नॉलेज प्रोवाइड कराना, आपको सोशल स्किल्स प्रोवाइड कराना, आप में वैल्यू सिस्टम डेवलप करना, आप में कैरेक्टर डेवलप करना। लेकिन यहाँ पे अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, सिर्फ नॉलेज 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 प्रोवाइड कराई जाएगी, रूट लर्निंग प्रोवाइड कराई जाएगी, तो होगा क्या? सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम बढ़ेगी। क्यों? कैरेक्टर नहीं होगा तो यहाँ पे क्राइम बढ़ेगा, वैल्यू नहीं होगा तो करप्शन बढ़ेगा, और सोशल स्किल्स नहीं होंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगी तो सुसाइड रेट बढ़ेगा। और हमारे यहाँ पे हो क्या रहा है? यही हो रहा है सारी चीज़। सुसाइड रेट, क्राइम और ये जो करप्शन है ये बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ रूट लर्निंग पे ध्यान दे रहा है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसको रिवर्स कर देगी। उसके अंदर मेन रोल किसका रहेगा? टीचर्स का, ठीक है, समझ आया होगा। अब यहाँ पे यही सारी चीज़ बता रखी है कि टीचर्स के लिए जो है बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट कर रखे हैं। इन्हीं सब चीज़ों के लिए
जैसे एक आधे प्रोग्राम का नाम याद कर लेना, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसके अंदर टीचर को जो है एक्चुअल में जस्ट थिंक अबाउट कि जो टीचर्स हैं, जो मेंटोर हैं, वो जो है जो टीचर्स हैं या जो मेंटोर है वो जो है लर्निंग नहीं कर रहे, वो जो है सीख नहीं रहे, डेवलप नहीं कर रहे अपने आप को। तो एक टाइम के बाद जो टीचर्स है वो तो यूज़लेस हो जाएगा, ठीक है। अगर यूज़लेस होगा, उस टीचर से कोई पढ़ने जाता है तो वो क्या करेगा, वो अपने जो पुरानी जो उसकी आइडियोलॉजी है उसी पे स्टिक रहेगा, क्योंकि वो डेवलप नहीं कर रहा है अपने आप को। तो ये चीज़ ना हो, इसलिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है टीचर्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रही है, उनको भी डेवलप कर रही है, ताकि जैसे जैसे टीचर डेवलप होगा वैसे वैसे स्टूडेंट डेवलप होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट के अंदर जो रिफ्लेक्शन दिखाई देता है वो एक्चुअल में उसके टीचर्स का ही रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। उसी के साथ साथ दूसरा प्रोग्राम है हमारा निष्ठा प्रोग्राम, ठीक है। निष्ठा प्रोग्राम भी टीचर ट्रेनिंग से ही रिलेटेड है, रिलेटेड टू द मॉडर्न टीचिंग मेथड्स। मालवीय मिशन डाइट एक्सीलेंस, डाइट आपको पता ही होगा कि टीचर्स के लिए ये कोर्स होता है एक डाइट। अब इसी में जो है मॉडल ट्रेनिंग सेंटर डेवलप किए गए हैं, तो उसे ही डाइट ऑफ एक्सीलेंस बोल दिया है। तो ये सारे जो प्रोग्राम हैं ये टीचर्स को डेवलप करने के लिए बनाए गए हैं। टीचर्स डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो डेवलप होगा, हमारा स्टूडेंट डेवलप होगा, और हमारा स्टूडेंट डेवलप होगा तो कौन डेवलप होगा, हमारा नेशन डेवलप होगा। तो डायरेक्टली सारी चीज़ लिंक है। और टैगोर जी जो थे हमारे, वो भी इसी आइडिया पे कहीं ना कहीं काम करते थे कि भाई जो टीचर्स हैं, कोई सीखे ना सीखे, जो टीचर्स हैं उसको ज़रूर लर्निंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर टीचर ने लर्निंग करनी छोड़ दी तो सब खत्म है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रखा है। आपको पता है जैसे ही कोविड आया था, कोविड के बाद जो हमारा डिजिटलाइजेशन है वो बूम कर रहा था एकदम से, ठीक है। और इस बूम के अंदर टीचर्स ने, और इसमें इंक्लूडिंग मैं भी हूँ, टीचर्स ने बहुत ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी दिखाई थी। कैसे कि ये डिजिटल लर्निंग प्लस ये जो हमारी ट्रेडिशनल लर्निंग है, इसको कहीं ना कहीं ब्लेंड कर दिया था, ठीक है। और ये ब्लेंडिंग का ही नतीजा है कि आप जो है यूट्यूब पे ये लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ है। और गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट करा था, कई सारे प्लेटफॉर्म लेके आई थी, जैसे पीएम विद्या हो गया, दीक्षा हो गया, स्वयं हो गया। और इसी के साथ साथ एआई टूल टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ जो है पर्सनलाइज लर्निंग के लिए, पर्सनलाइज टीचिंग के लिए प्रोवाइड की जाती है। एक यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्या ये जो चैट जीपीटी, मान लीजिए चैट जीपीटी है, क्या ये टीचर्स को रिप्लेस कर देगा? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये कभी भी टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि टीचर्स का रोल सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड कराने तक नहीं है, टीचर्स का रोल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जैसे हमने अभी समझा। तो टेक्नोलॉजी करेगी क्या? टेक्नोलॉजी बेसिकली टीचर्स की जो स्ट्रेंथ है, टीचर्स की जो एबिलिटी है, उसको 2x, 3x, 4x कर देगी, जो एक्चुअल में कर भी रही है, ठीक है। अब टीचर्स को अब यहाँ पे डायरेक्टली कंपेयर किया गया है न्यू भारत, न्यू इंडिया से या आत्मनिर्भर भारत से। सारी चीज़ एक ही है, न्यू इंडिया बोल लीजिए, डेवलप्ड इंडिया बोल लीजिए, 2047 बोल लीजिए, सब चीज़ें एक ही हैं। तो टीचर्स एक्चुअल में जो है रियल फोर्स है बिहाइंड हमारे आत्मनिर्भर भारत, हमारे डेवलप्ड इंडिया, हमारे न्यू इंडिया की तरफ, ठीक है। अब इंडिया में देखा जाए टोटल टीचर्स के यहाँ पे काउंट बता रखे हैं, 11 करोड़ जो है हमारे यहाँ पे टीचर्स हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ज़्यादा हमारे यहाँ वर्क फोर्स है, हमारे यहाँ पे यूथ है, हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन है। तो हर एक चीज़ हमारे फेवर में है इस डेमोग्राफिक डिविडेंड बनाने के लिए, और इसमें टीचर्स का रोल मेन है। अब टीचर्स को यहाँ पे जो मेन रोल है, जो मैंने भी एक्चुअल में प्ले किया था अभी रिसेंटली, मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो है काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड किया था। और आपको पता है कि बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ और यहाँ पे जो है गवर्नमेंट सर्विसेज की प्रिपरेशन करवाता हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पे जाके किसी को भी नहीं बोला कि गवर्नमेंट सर्विस की प्रिपरेशन करो। वहाँ पे मैंने सारे उनको जो है ऑप्शन एवेन्यू बताया कि क्या क्या कर सकते हो लाइफ में, और सबसे लास्ट ऑप्शन बताया कि अगर कुछ भी ना करना हो तो फिर गवर्नमेंट सर्विस की प्रिपरेशन कर लो। सेम चीज़ यहाँ पे भी बोली गई है कि टीचर्स का एक्चुअल रोल क्या होना चाहिए। टीचर्स का एक्चुअल रोल होना चाहिए कि जो हमारा स्टूडेंट है उसको नौकर ना बनाए, उसको जॉब सीकर ना बनाए, उसको क्या बनाए, एक क्रिएटर बनाए, एक इनोवेटर बनाए, जो जॉब इन्वेंट करे, ठीक है, और लीडर बनाए। तो यही एक्चुअल में टीचर का रोल होता है, ना कि सरकारी नौकरी प्रोवाइड कराना। आपको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, आपको अपने आप को डेवलप करना है, और जो भी बेस्ट सूटेड हो आपको आपके करियर के लिए, अपने आप को मोनेटाइज करना है, अपने स्किल को, और जॉब प्रोवाइडर बनना है, ना कि जॉब सीकर बनना है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना। इसी के साथ साथ एंड होता है हमारा एडिटोरियल, और यहाँ पे बता रखा है कि जो हर एक हमारा क्लासरूम है, ठीक है, ये क्लासरूम नहीं है, एक लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी किसके लिए? हमारे देश को डेवलप करने के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए, आत्मनिर्भर भारत डेवलप करने के लिए, न्यू इंडिया डेवलप करने के लिए। और इस लेबोरेटरी में जो एक साइंटिस्ट है, या कह लीजिए कि ये जो हमारा आत्मनिर्भर भारत डेवलप होगा, उसमें जो आर्किटेक्चर का रोल कौन प्ले करेगा, उसमें रोल प्ले करेगा
हमारे टीचर्स। और इसी के साथ ये एडिटोरियल एंड करते हैं हैप्पी टीचर्स डे के साथ। अगर अच्छे से समझ आ गया हो तो इसको लिखने का ज़रूर ट्राई करना, जितना भी अभी तक एडिटोरियल समझा है, ठीक है। आपको करना क्या होता है लिखने में, आपको कनेक्ट करना होता है चीज़ों को, ठीक है। हमने डेमोग्राफी देखा, हमने पॉपुलेशन देखा, हमने डिविडेंड देखा, हमने एजुकेशन देखा, हमने जस्टिस भी देखा, हमने टीचर्स वाला भी देखा, हमने आत्मनिर्भर वाला भी देखा, ठीक है। सारी चीज़ हमारे पास है, सारे लेक्चर्स हमने देखे। अब इन सबको क्लब करके इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक बहुत प्यारा सा ऐसे लिखा जा सकता है 300 वर्ड्स का, ठीक है। तो ये लिखने का ट्राई करो और लिखने के बाद एक बार शेयर करो ग्रुप के अंदर, जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है। एक बार मैं देखता हूँ कि आप कैसे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है हमारी NIRF रैंकिंग। देखो ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसमें इंस्टीट्यूट को रैंकिंग दी जाती है इंडिया के अंदर, कौन सा इंस्टीट्यूट जो है टॉप पे चल रहा है, कौन सा लो पे है। तो ये कंपटीशन कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाता है, बहुत अच्छी बात है। निकालता कौन है, निकालता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अभी कौन सी यूनिवर्सिटी जो है टॉप पे चल रही है, अभी टॉप पे है हमारा IISc बेंगलुरु, नंबर 1 है और लास्ट 10 सालों से जो है ये नंबर 1 पे है। रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो थर्ड यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो रिसर्च इंस्टीट्यूट पे भी IISc बेंगलुरु ही है, नंबर 1 है और ये पिछले 5 साल से है। मैनेजमेंट स्टडीज़ की बात करें तो कौन नंबर 1 पे चल रहा है, मैनेजमेंट स्टडीज़ में हमारा IIM है अहमदाबाद, ठीक है, नंबर 1 में है, उस छठा साल है जो नंबर 1 में है। मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करें तो कौन नंबर 1 पे है, एम्स न्यू दिल्ली हमारा नंबर 1 पे है और 8वां साल है इसका जो ये नंबर 1 पे है। और डेंटल कैटेगरी में भी ये नंबर 1 पे ही है और इसका ये फर्स्ट ईयर है डेंटल कैटेगरी वाले उसमें, ठीक है, एम्स न्यू दिल्ली। तो ये कुछ रैंकिंग थी, इसको ज़रूर याद रख लेना। मैथोलॉजी, इसकी जो मैथोलॉजी है, जैसे ये जो है रैंकिंग जो है बनाता है, इसको थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि पीर परसेप्शन भी है इसमें, कि लोगों को कैसा लगता है उसके हिसाब से इसमें परसेप्शन किया जाता है, गवर्नमेंट फंडिंग वगैरह। ये रीजनल बायस यहाँ पे देखा जाता है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो है उनको ही रैंकिंग में लेके आया जाता है, जो स्टेट की जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रैंकिंग में नहीं लाया जाता। तो ये सारे क्रिटिसिज्म यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बावजूद भी इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटेंड करो, देखो आंसर क्या होता है। सिंपल सा है कि इसमें लॉजिक नहीं लगाना, सिर्फ फैक्चुअल बेस पे है। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है हमारा सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे। अब हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, तो एक टोटल फर्टिलिटी रेट होता है और एक होता है क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट होता है कि जो एक कह लीजिए कि एक जो वुमेन है थ्रू आउट हर लाइफ टाइम कितने जो बच्चे जो है को जन्म दे सकती है, उसको टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। और जो बर्थ रेट होता है वो हमारी इंडिया के अंदर पर 1000 पॉपुलेशन कितने जो बच्चे हैं वो जन्म ले रहे हैं, उसको हम क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया हो टोटल फर्टिलिटी रेट किसे बोलते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली ये वुमेन से रिलेटेड है, ये हमारे पर 1000 से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है। तो क्रूड बर्थ रेट हमारे यहाँ पे कितना चल रहा है, ज़्यादा हुआ है कम हुआ है, हमारे यहाँ पे कम हो गया 2023 में जो है 18.4 हो गया है बर्थ रेट, पहले ये 19 था, ठीक है। मतलब पर 1000 जो पॉपुलेशन है अब हमारे यहाँ पे 18 बच्चे पैदा होते हैं। टोटल फर्टिलिटी की बात करें तो ये जो है 1.9 हो गया है 2023 में। मतलब एक जो वुमेन है वो अपने थ्रू आउट हर लाइफ टाइम सिर्फ 1.9 चाइल्ड को जो है बर्थ देती है, ठीक है। वैसे एक जो है रिप्लेसमेंट रेट भी होता है, रिप्लेसमेंट टोटल फर्टिलिटी रेट होता है। ये जो हमारी पॉपुलेशन है उसी को अगर रिप्लेस करना हो तो कितने जो बच्चे हैं उनको बर्थ देना पड़ेगा, ये होता है 2.1। तो मतलब हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये हमारा रिप्लेसमेंट रेट से नीचे चल रहा है। तो फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर होगा कि हमारी पॉपुलेशन कम हो जाएगी क्योंकि हमारे यहाँ पे बच्चे जो है कम जन्म दे रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी डेटा है, ये याद रहने चाहिए और थोड़ा पता भी होना चाहिए होता क्या है, ठीक है। आई होप पता चल गया होगा। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट इसी में थोड़ा हाईएस्ट और लोएस्ट देख लेते हैं। स्टेट वाइज क्रूड बर्थ रेट और फर्टिलिटी रेट देख लेते हैं। हाईएस्ट बर्थ रेट कहाँ पे होगा, सबको पता है बिहार के अंदर 25.8 चल रहा है और नेशनल है 18.4। हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट ये भी बिहार में है 2.8 चल रहा है, रिप्लेसमेंट होता है 2.1, मतलब बिहार की पॉपुलेशन बढ़ेगी आगे चल के। लोएस्ट बर्थ रेट कहाँ पे है, तमिलनाडु में 12 है। लोएस्ट फर्टिलिटी रेट कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर 1.2 है। तो इसका डायरेक्टली रिलेशन किससे होता है, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है एजुकेशन से और हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन होता है इसका, कभी भी कंपेयर करके देख लेना, ठीक है।
एजिंग पॉपुलेशन की बात करें, एजिंग पॉपुलेशन जहाँ पे जो है हमारा फर्टिलिटी रेट कम होगा, वहाँ पे एजिंग की पॉपुलेशन, एजिंग की जो प्रॉब्लम है वो आएगी। जैसे हमारे डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, वहाँ के जो लोग हैं शादी नहीं करना चाहते, बच्चों को जन्म नहीं देना चाहते, तो वहाँ पे जो है एजिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। सिमिलरली हमारे यहाँ पे भी, इंडिया के अंदर भी जो साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं वहाँ पे सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है, हमारी केरला के अंदर। केरला में 15% जो पॉपुलेशन है वो एल्डरली है। और सबसे कम कहाँ पे है, सबसे कम है असम के अंदर। ठीक है, ये भी थोड़ा सा डेटा ये हमें याद होना चाहिए। ये हम अपने पेपर 2 के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और पेपर 1 के अंदर भी एक कैलकुलेटेड गैस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये निकालता कौन है, ये निकालता है हमारा आरजीआई, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अटेंड करने की कोशिश करो। ये कुछ जीएसटी रेट ऊपर नीचे हुए थे उसके ऊपर है, इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही था। आई होप अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और कमेंट में हैप्पी टीचर्स डे ज़रूर लिखना। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।